आज हम आप लोगों को अवध, अब तक आप लोगों ने बंगाल को देखा, मैसूर को देखा। आज हम प्यारे मित्रों आपको हम अवध के बारे में थोड़ा डिटेल करने जा रहे हैं, अवध के नवाबों के ऊपर। देखिए अवध का क्षेत्र आप लोगों का कहां था, तो आप लोगों को सबका क्षेत्र हम बता देते हैं। ये आप लोगों का किसका क्षेत्र था, ये मराठाओं का क्षेत्र था। यहाँ मैसूर थे, यहाँ हैदराबाद के निजाम थे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को पता है दिल्ली, यहाँ पे मुगल बैठे हुए थे। ये बंगाल का क्षेत्र था, यहाँ पे बंगाल थे। यहाँ पे आपका अवध का क्षेत्र है। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे, ये आप लोगों का अवध का क्षेत्र है और इसके यहाँ पे आप लोगों को कहीं दिल्ली पड़ेगा, दिल्ली का क्षेत्र है। और यहाँ पे आप लोगों को सिख, ये सब आप लोग देख रहे थे। तो जो अवध का क्षेत्र है वो कहां तक विस्तृत था, पहले इसके बारे में आप लोग जान जाइए। अवध का क्षेत्र जो कन्नौज के जो दक्षिण में, या कन्नौज आप लोग ऐसे समझिएगा क्योंकि आप लोगों को पता है गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती, कन्नौज और बिजनौर। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोगों का यहाँ गंगा नदी जहां से निकलती है लगभग वही माना जाता है। और यहाँ पे जहां पे करमनाशा नदी जो आकर के गंगा नदी में मिलती है, करमनाशा नदी, इन दोनों के संगम पर अवध का प्रसार हुआ था। अवध यहीं पर फला फूला और पैदा हुआ था। तो अवध में कई सारे नाम आप लोगों को आते हैं। पहले अवध को हम लोग पहले ये समझ लीजिए, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, अवध को बफर स्टेट बोलते हैं। बफर स्टेट हम उसे बोलते हैं, जैसे नेपाल बफर स्टेट है किसके किसके बीच में, भारत और चीन के बीच में। जहां पर दो विरोधी या दो ऐसे देश जो आपस में कट्टर दुश्मन है, या दो विरोधी देशों के बीच में एक ऐसे देश का होना जो दोनों के बीच में किसका काम करे, बाउंड्री का काम करे, उसी को हम लोग बोलते हैं बफर देश, बफर स्टेट। जैसे हम यहाँ पे नेपाल बाउंड्री बना रहा है ना, किसकी आप लोग, ये यहाँ चाइना है और यहाँ भारत है। तो उसी तरीके से अवध का इस्तेमाल कर रहे थे अंग्रेज। ना अवध को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना रहे थे, ना बहुत ज्यादा उसको कमजोर बना रहे थे। तो इस तरीके से अवध के बारे में आप लोग इतना जाने रहिए कि अवध को बफर स्टेट मानते थे, क्योंकि अवध का इस्तेमाल अंग्रेज करते थे, अवध का यूज करते थे। अवध मतलब जैसे अवध पर ही रख करके ये अपना निशाना साधते थे, कि दिखाते थे, अवध को ये दिखाने का प्रयास करते थे कि अगर आपको कभी किसी भी प्रकार से अगर कोई भी संघर्ष होता है, या आप कहीं भी अगर मान लीजिए आप किसी भी संघर्ष में फंसे हैं, तो अंग्रेज आपकी हेल्प करेंगे। मतलब आप कहीं भी युद्ध लड़ रहे हैं और युद्ध में आपकी पराजय हो गई है, तो अंग्रेज, युद्ध में अगर आप लड़ रहे हैं और आपको लग रहा है आपकी पराजय होगी, तो आपका अंग्रेज क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे। तो आइए हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं ये बात बताने। अवध का जो नवाब था, पहला नवाब शहादत खां उर्फ बुरहन उल मुल्क खां। शहादत खां उर्फ बुरहन उल मुल्क खां, इसने अवध को एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित किया था। अवध को स्वतंत्र किसके टाइम पे हुआ था, तो मोहम्मद शाह के टाइम पे हुआ था। मोहम्मद शाह और रंगीला बादशाह, चाहे अवध, बंगाल, मद्रास, मैसूर, चाहे आप हैदराबाद, सब कुछ स्वतंत्र हो गया था। तो शहादत खां ने को दिल्ली आने का न्योता, शहादत खां ने दिल्ली आने का न्योता नादिर शाह को भेजा था, क्योंकि नादिर शाह कहां का था, ईरान का था, और इधर से आ रहा था। नादिर शाह क्या करने आ रहा था, यहां पर अधिक से अधिक मात्रा में धन को लूटने और यहां पे कत्ले आम मचाने, क्योंकि उसकी जो मेन उसकी अगर पॉलिसी थी तो उसकी आर्थिक पॉलिसी थी, कोई राजनीतिक पॉलिसी नहीं थी। वो यहां पर अधिक से अधिक धन को लूटने आ रहा था और धन को ईरान अपने साथ ले जाना चाह रहा था। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे। एक बात आप लोग यहां से देखिएगा, नादिर शाह यहाँ पे किस कारण से आया था, तो आर्थिक कारणों से आया था। और किसके टाइम पर आया था, तो शहादत खां के टाइम पे आया था। और 1739 में यहाँ पर काफी मात्रा में उसने आक्रमण किया और यहाँ से क्या लेके गया, कोहिनूर हीरा लेके गया। और कोहिनूर हीरा के साथ साथ क्या लेके गया, तख्ते ताउस लेके गया। और वही कोहिनूर हीरा, ध्यान सुनिएगा जो बात बता रहे हैं, वही कोहिनूर हीरा शाह सुजा, अभी हम शाह सुजा के बारे में बताएंगे। वही कोहिनूर हीरा शाह सुजा रणजीत सिंह को दिया, क्योंकि रणजीत सिंह ये चाहता था, शाह सुजा ने कोहिनूर हीरा वो चुरा लाया था, और शाह सुजा ने कोहिनूर हीरा किसको दिया था, रणजीत सिंह को दिया था। और जब रणजीत सिंह, जब पंजाब पर किसका नियंत्रण हो जाता है, अंग्रेजों का, तो वही जो कोहिनूर हीरा है
वो किसके नियंत्रण में चला जाता है? ब्रिटेन के, अर्थात किसके नियंत्रण में चला जाता है? इंग्लैंड के, ब्रिटेन के नियंत्रण में चला जाता है और आज भी वो ब्रिटेन के पास है। आपका कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा। तो ये आप लोग देख रहे हैं शाह शुजा किसको देने आता है? रणजीत सिंह को। क्वेश्चन आता है शाह शुजा, इसको लेके कौन गया था? नादिर शाह। वापस कौन लेके आया? शाह शुजा। किसको दिया? रणजीत सिंह को। और रणजीत सिंह से किसके पास पहुंच गया? अंग्रेजों के पास, और आज भी अंग्रेजों के पास है। तो 1739 में आर्थिक कारणों से आया था और आर्थिक कारणों से यहाँ इसका मेन पर्पज ये था कि अधिक से अधिक धन को प्राप्त करना, और ये लेकर के जाना चाह रहा था। तो नादिर शाह ने शहादत खां ने क्यों इनको बुलाया था कि आकर के वो दिल्ली को लूटे, और दिल्ली को लूटने के बाद क्या हो, दिल्ली को लूटे, और जिस कारण से नादिर शाह ने शहादत खां कहा था कि आइए यहाँ पे अधिक से अधिक आपको धन की प्राप्ति होगी, आप आइए यहाँ कई दिन तक लूटपाट कीजिए। तो ये इसको न्योता दिया था, लेकिन नादिर शाह जितना चाहता था, जितने धन को इसने कहा था कि आपको यहां से मिलेगा, उतने धन की प्राप्ति नादिर शाह को नहीं हो पाई थी, और नादिर शाह के ही डेथ से शहादत खां ने आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। ठीक है, अब शहादत खां के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अगला शासक आता है उसके बारे में देखिए। शहादत खां तो आप लोगों को ध्यान रखना है, शहादत खां के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला शासक आता है सफदरजंग के बारे में ये जानिएगा। सफदरजंग के बारे में क्या बात इंपॉर्टेंट है? तो सफदरजंग के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिमों के बीच एक ऐसी नीति का पालन करता था जिसे हम लोग बोलते हैं मैत्रीपूर्ण नीति। अगर पूछा जाएगा मैत्रीपूर्ण नीति का पालन किसने किया था, तो सफदरजंग ने। मतलब हिंदू और मुस्लिमों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो रहा था, इसके टाइम पर सब कुछ सही चल रहा था। सफदरजंग के बाद आते हैं, सफदरजंग के बाद आप लोगों को नाम पता होगा सुजाउद्दौला, आप लोग इनका नाम सुने होंगे। सुजाउद्दौला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बक्सर के युद्ध के टाइम पर एक तो सुजाउद्दौला की सेना थी, एक तो मीर कासिम की सेना थी, और एक किसकी सेना थी? एक आप लोगों को पता होगा शाह आलम द्वितीय की सेना थी। इन तीनों की संयुक्त सेना और उधर अंग्रेजों की सेना। बक्सर बिहार में युद्ध भयानक होता है, जिसमें क्या होता है, अंग्रेजों का पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पूरी तरीके से उनका नियंत्रण स्थापित हो जाता है बक्सर के युद्ध के बाद। और बक्सर के युद्ध के बाद की स्थिति पलट जाती है कि अब क्या हो गए, अब मुगल उनके क्या बन गए, जो मुगल थे वो उनके सिर्फ और सिर्फ जो मुगल अब बैठेंगे, या मुगल जो गद्दी पे बैठेंगे, जितने भी शासक बैठेंगे शाह आलम के बाद, वो सिर्फ मुगल के प्रतिनिधि बनकर रह गए दिल्ली में, क्योंकि लाल लाइक का आक्रमण होता है। सुजाउद्दौला के टाइम पे इंपॉर्टेंट बातें। और सुजाउद्दौला के टाइम पर आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है, इसके टाइम पर एक संधि होती है जिसको आप लोगों को पता होगा 1773 की संधि, जिसे हम लोग नाम देते हैं बनारस की संधि। पूछा जाता है किसके बीच में हुई थी, तो सुजाउद्दौला प्लस वारेन हेस्टिंग के बीच में हुई थी। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें कड़ा का क्षेत्र और मानिकपुर का क्षेत्र, कड़ा मानिकपुर जो इलाहाबाद का क्षेत्र है, उसको अंग्रेजों ने किसको बेच दिया था, अवध को 50,000 रुपए में देकर के बेच दिया था। मतलब वो क्षेत्र कितने रुपए में बेच दिया था, 50,000 रुपए देकर के इस क्षेत्र को बेच दिया था। किसने बेच दिया था, अंग्रेजों ने। किसको बेच दिया था, अवध को बेच दिया था। कितने में, 50,000 रुपए देकर के। किस संधि के माध्यम से, तो आप लोगों को ध्यान रखना है वो कौन सी संधि थी, आप लोगों को ध्यान रखना है उस संधि का नाम बनारस की संधि। कब हुई थी, 1773। किसके बीच में हुई थी, वारेन हेस्टिंग प्लस सुजाउद्दौला के बीच में। ये आप लोग देखिए। अब सुजाउद्दौला जब पानीपत का तृतीय युद्ध भी हो रहा था 1761 में, उस टाइम भी अहमद शाह अब्दावली का साथ सुजाउद्दौला ने दिया था, क्योंकि उस टाइम मराठाओं की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो अवध, बंगाल, इधर दिल्ली, इन सब क्षेत्रों तक अपना अधिकार जमाने लगे, और जहां जाते वहां पर क्या करते, वहां पर एक तरीके से वहां पर चौथ लेने के लिए उस शासकों को बाध्य कर देते। इस तरीके की जो नीति थी उससे सब शासक, उसके आसपास के सब उसके विरोधी बन गए, और इसी का फायदा किसने उठा लिया था, तो अहमद शाह अब्दावली ने, और इन सबको क्या कर लिया था, मिला लिया था। और इस कारण से इसकी जो सेना हो गई थी, बहुत विशालकाय सेना हो गई थी। और उस टाइम जो माधवराव का काम है, जो नाना साहब, जिस आप लोग पता होगा माधवराव नारायण राव, जिसको हम लोग नाना साहब कहते हैं, या
सॉरी, जो आपका बालाजी बाजीराव था, जिसको हम नाना साहब कहते हैं, उसी का जो एक चचेरा भाई था सदाशिवराव भाऊ, उसी के टाइम पर इतनी बड़ी दिक्कत हुई थी 1761 में पानीपत का थर्ड वार। तो सुजाउद्दौला के बारे में आप लोगों ने देखा, 1773 में 50,000 रुपए में कड़ा मानिकपुर का क्षेत्र अंग्रेजों ने अवध को बेच दिया था। अंग्रेजों ने क्या किया था? अवध को बेच दिया था 1773 में। आप लोगों को पता होगा 1764 का युद्ध हुआ था, 12 अगस्त 17 अगस्त द्वितीय इलाहाबाद की द्वितीय संधि में क्या हुआ था? कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गया था। और फिर क्या किए अंग्रेज लोगों को मिला और अंग्रेज लोग फिर क्या किए? अवध को, उसी क्षेत्र को बेच दिए। कब? किस संधि में? 1773 की। किस संधि में? बनारस की संधि में। अगला ऐसा पढ़ो कि आप लोग पीछे से लिंक करो। हिस्ट्री का मतलब पीछे से आपको पीछे की घटनाओं को आगे से लिंक करना। अगला आता है आसफुद दौला। आसफुद दौला ने पहली बार तो अपनी राजधानी चेंज की। अब तक राजधानी क्या थी? अब तक राजधानी आप लोगों को पता होगा फैजाबाद थी। अब उसने क्या ले आई? लखनऊ। पहला क्वेश्चन फैजाबाद से लखनऊ। इसके टाइम पर क्या हुआ था? इसके टाइम पर यह माना गया कि अब बनारस के क्षेत्र पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब मान लिया गया इनके भी द्वारा, अवध के नवाबों के द्वारा, कि बंगाल पर अंतिम शक्ति अंग्रेजों की स्वीकार की गई। किसके टाइम पे माना गया? आसफुद दौला के टाइम पे। और इसी के टाइम पर एक संधि और नाम सुने होंगे, 1775 की संधि, जिसे हम लोग बोलते हैं कौन सी संधि? ये आप लोगों ने देखा कौन सी संधि थी? बनारस। यहाँ पे एक संधि आती है फैजाबाद की संधि। फैजाबाद की संधि में क्या होता है? तो फैजाबाद की संधि में आप लोगों को ध्यान रखना है, ये किसके बीच में होती है? वारेन हेस्टिंग प्लस आसफुद दौला। बनारस की संधि किसके बीच में होती है? वारेन हेस्टिंग प्लस सुजाउद्दौला। इस संधि में क्या होता है? इस संधि में यह होता है कि अवध के जो बेगमों के संपत्ति की रक्षा कौन करेगा? कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। लेकिन इस संधि का उल्लंघन होता है। इस संधि का बार बार उल्लंघन होता है। और इस संधि का उल्लंघन कौन करता है? वारेन हेस्टिंग खुद करता है, क्योंकि उसके ऊपर एक व्यक्ति था नंद कुमार, उसके ऊपर आरोप लगाता है कि ये अवध की बेगमों के साथ क्या करते हैं? घूस लेते हैं। और इसी घूस के कारण वो क्या करते हैं? वारेन हेस्टिंग्स और एलिजा इम्पे के साथ मिलकर के उस व्यक्ति को फांसी दिला देते हैं। बाद में पता लगता है तो इनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, इसी कारणों से कि ये अवध के बेगमों की क्या करते थे? अवध के बेगमों के संपत्ति की रक्षा नहीं बल्कि उनका दुरुपयोग करते हैं, उस संधि का ही दुरुपयोग करते हैं। और इस कारण से इसीलिए इनके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। तो 1775 में फैजाबाद की संधि, और इधर देखे थे आप लोगों ने 1773 में बनारस की संधि। आसफुद दौला के बाद जो इंपॉर्टेंट है उसी का नाम हम बता रहे हैं, शहादत अली खां। शहादत अली खां आए थे, वो शहादत खां है, शहादत अली खां है। इनके टाइम पर अब तक इनको क्या मिला था? बनारस मिला था। और इनके टाइम पर क्या होता है? शहादत अली खां, शहादत अली खां, इनको बनारस तो मिल गया था। इनके टाइम पर इलाहाबाद भी अंग्रेजों को दे दिया जाता है। इलाहाबाद का भी क्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। और ये एक ऐसा शासक था जिसने पहली बार राजा की उपाधि धारण की थी। अब तक कोई राजा की उपाधि नहीं धारण किया था अवध में, ये पहला नवाब था जिसने राजा की उपाधि धारण की थी। और इसने पहली बार 1801 में जो लॉर्ड वेलेजली था उसकी सहायक संधि को किसने स्वीकार किया था? तो शहादत अली खां ने। तीन इंपॉर्टेंट बातें, इलाहाबाद का क्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त हुआ, राजा की उपाधि धारण किया, और 1801 में जो अंग्रेजों ने संधि थोपी थी, कौन सी? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, उसको इसने क्या किया था? ग्रहण किया था। पहला कौन ग्रहण किया था? 1799 में। आपको पता होगा कौन था? हैदराबाद था, फिर अवध था, पेशवा थे। 1801 में अवध थे, 1802 में पेशवा थे। पेशवा हैदराबाद, अवध, पेशवा, मैसूर, तंजौर, ये सब बरार, भोसले, सिंधिया, बूंदी, भरतपुर, जयपुर, ये सब के सब सहायक संधि ग्रहण किए थे। उसके बाद लास्ट नवाब आता है वाजिद अली शाह, और इसको क्या करते हैं? लाल डलहौजी 1856 में इसके ऊपर कुशासन का आरोप लगा करके अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। कुशासन का आरोप लगा करके अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं, क्योंकि इसका कोई दत्तक पुत्र नहीं था। तो अंग्रेज लोग इसके ऊपर कौन सा आरोप लगाए? कुशासन, मतलब गंदा शासन था, अवध का अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहा है, शासन शक्तियां अच्छे से संचालित नहीं कर पा रहा है, अवध को पूरी तरीके से क्या नहीं कर पा रहा है, पूरी तरीके से इसकी देखरेख नहीं कर पा रहा है। इस कारण से उसे कुशासन का आरोप लगा करके मिला लिए। किसके टाइम पे? वाजिद अली शाह। यही अवध का अंतिम नवाब भी हुआ, वाजिद अली शाह।
धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके।